गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा जी, कल की क्लास में हमने डॉट प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा था, जिसमें ये एक एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया था। आर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और एफ फोर्स, तो इनके डॉट प्रोडक्ट से हमारा वर्क बनता है। यहाँ आज हम देखेंगे कि यदि इन्हीं दोनों के बीच में एक दूसरा प्रोडक्ट, जिसको हम क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से पहले इंट्रोड्यूस किया था, वो करेंगे तो बनता है टर्म टॉर्क। ऐसा सिंबल है टाउ, TAU, टाउ इसको हम पढ़ते हैं। तो आखिर इन दो में क्या ऐसा मल्टीप्लिकेशन का फर्क है कि दो अलग अलग क्वांटिटी बन रही हैं? एक स्केलर है और दूसरा वेक्टर। तो एक चीज तो हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब दो चीजों के मल्टीप्लिकेशन से रिजल्टेंट क्वांटिटी जो हमें रिक्वायर्ड है वो स्केलर क्वांटिटी है, तो वहां पर स्केलर प्रोडक्ट लगेगा, और जो उनसे रिक्वायर्ड क्वांटिटी है, जो क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही है, वो वेक्टर क्वांटिटी है बाय नेचर, तो हम उसको वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट से डिनोट करेंगे। नाउ कमिंग टू द मेन टॉपिक, हाउ वी कैन डिफाइन वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट। तो वेक्टर प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स A and B is defined as A cross B equal to AB sin theta and यूनिट वेक्टर n लगाते हैं मल्टीप्लिकेशन में। ये क्या कहानी है कि AB sin थीटा तो इसका मैग्नीट्यूड बताएगा और n डायरेक्शन को बताएगा। ये अब n डायरेक्शन को हम डिफाइन क्या करें, कैसे करें? तो उससे पहले हम इसका नाम समझ लें कि n इज ए यूनिट वेक्टर, n इज ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ A and B, that is perpendicular to the plane containing A and B। नाउ समझते हैं इसका मीनिंग क्या हुआ। हमने दो वेक्टर लिए इन द प्लेन ऑफ द पेपर, एक वेक्टर A है, दिस इज द अनदर वेक्टर B, दोनों के बीच का एंगल है थीटा। तो यदि मैं इस पॉइंट से वेक्टर की टिप से, हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं वेक्टर A पे, तो ये जो लाइन बनेगी एंगल के सामने वाला कंपोनेंट होने के कारण ये B sin थीटा कहलाएगी। तो बाय डेफिनेशन A इंटू बी साइन थीटा, और यदि हम इसको एक पैरेललोग्राम में कन्वर्ट करें तो बेस इंटू हाइट करके ये फॉर्मूला बनता है हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का। तो AB साइन थीटा मेजर्स द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, और उसको हम मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A क्रॉस B भी कह सकते हैं। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि यहां जो यूनिट वेक्टर n आ रहा है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 क्यों होगा? क्योंकि हर एक यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 1। तो इस फॉर्मूले में हम AB साइन थीटा की जगह यदि मैग्नीट्यूड की वैल्यू रख दें तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा A क्रॉस B इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B इंटू यूनिट वेक्टर n। यदि कल आपको कोई क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि यूनिट वेक्टर n को डिफाइन करो, तब आप वेक्टर A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड निकालेंगे और वेक्टर का प्रोडक्ट निकालेंगे, जो आगे हम सीखेंगे। तो उसके बेसिस पर यूनिट वेक्टर n निकाला जाएगा, विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ A एंड B। अब जैसा हमने समझा कि A क्रॉस B एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बताएगा, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का हाफ क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल। दैट मीन्स A और B वेक्टर से बनने वाला जो ट्राइंगल है, जिसकी टू साइड्स A एंड B है, उसका एरिया यदि हमें निकालने को पूछा जाएगा तो हाफ A क्रॉस B मैग्नीट्यूड से हम उसको निकालेंगे ना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि हम n की डायरेक्शन से रिलेटेड कुछ और बात को समझना जरूरी है कि n की डायरेक्शन आखिर होगी कैसे। तो डायरेक्ट हम यदि ऐसे समझ लें इस डायग्राम के अकॉर्डिंग्स में, फर्स्ट और सेकंड वेक्टर, जैसे यहां मैं मार्क करूं तो फर्स्ट टू सेकंड वेक्टर में कैसे मार्क जा रहा हूं? एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जा रहा हूं। इफ आई एम गोइंग एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम A टू B, देन यूनिट वेक्टर n इज परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, यानी कि यहां से बाहर की ओर निकलेगा इस तरीके से, एंड वाइस वर्सा। यदि क्लॉकवाइज गए तो ये इनवर्ड होगा इस तरीके से। तो इस तरीके से हम इसकी डायरेक्शन को निकाल सकते हैं।
गोइंग फॉरवर्ड इसको कैलकुलेट कैसे करें, उस पे आगे की ओर हम बढ़ना चाहेंगे। तो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ इन टर्म्स ऑफ IJK निकालना है हमें। अब वेक्टर प्रोडक्ट्स इन टर्म्स ऑफ IJK निकालें तो हमें A और B की वैल्यूज इस तरीके से लेनी पड़ेंगी, A1i प्लस A2j प्लस A3k, और B की वैल्यू B1i प्लस B2j प्लस B3k। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 एंड 3 टर्म्स का प्रोडक्ट आएगा 9 टर्म्स। उन 9 टर्म्स में I का I से और I का JK से भी क्रॉस प्रोडक्ट होगा, तो हमें पहले इस क्रॉस प्रोडक्ट को डिफाइन करना पड़ेगा। इसके लिए एक स्पेशल रूल है, आप इसका ध्यान करेंगे। ये रूल क्या है कि आप तीनों वेक्टर को IJ के ऑर्डर में एंटी क्लॉकवाइज मार्क कर लो। IJK कोई भी दो प्रोडक्ट का, कोई भी दो नंबर का क्रॉस प्रोडक्ट, लेट से I और J का क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो थर्ड आएगा, तो I क्रॉस J K। ऐसे J और K में लूंगा तो J क्रॉस K I, K और I का लूंगा तो J होगा। ये सारे पॉजिटिव साइन के साथ आएंगे, एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव साइन रहता है। लेकिन यदि मैंने क्लॉकवाइज ले लिया तो माइनस का साइन आ जाएगा इन्हीं वैल्यू के साथ। जैसे ये लिखा है J क्रॉस I, तो J क्रॉस I करेंगे तो इन दो का प्रोडक्ट से तीसरा आएगा K, लेकिन क्लॉकवाइज में नेगेटिव लेते हैं। तो ये हमारा रूल हो जाता है, अकॉर्डिंग टू डायग्राम, इफ वी मूव एंटी क्लॉकवाइज देन प्रोडक्ट ऑफ एनी टू यूनिट वेक्टर इज थर्ड यूनिट वेक्टर विद पॉजिटिव साइन। अब यहां पर साइन की बात आ रही है तो उससे रिलेटेड एक छोटा सा रूल को हम और गौर कर लें। आपको मैंने कहा कि जब हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो आउटवर्ड है, तो अभी जो हमने पीछे एग्जाम्पल लिया था उसमें A से B एंटी क्लॉकवाइज गए थे, तो B से A यानी B क्रॉस A डिफाइन करूंगा तो मैग्नीट्यूड तो वैसे ही आएगा BA साइन थीटा, लेकिन डायरेक्शन N की क्या हो जाएगी, नेगेटिव। जो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड था वो परपेंडिकुलरली इनवर्ड हो जाएगा। इस BA साइन थीटा को मैं AB साइन थीटा एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A क्रॉस B लिखूं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A क्रॉस B, तो आई कैन राइट B क्रॉस A इक्वल टू माइनस A क्रॉस B मैग्नीट्यूड एंड यूनिट वेक्टर N। तो उससे मेरा B क्रॉस A इक्वल टू माइनस A क्रॉस B। ध्यान देना ये वेक्टर टर्म्स में नेगेटिव साइन आ जा रहा है जब हम पोजीशन इंटरचेंज कर रहे हैं दोनों वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट में। मैग्नीट्यूड में तो सेम रहेगा, पॉजिटिव साइन रहेगा, बट वेक्टर में ये नेगेटिव साइन ले लेगा। नाउ गोइंग फॉरवर्ड हम वेक्टर प्रोडक्ट पे वापस आते हैं, कैसे इसको डिफाइन करें। तो जैसे हमने पहले लिया था, A और B दो वेक्टर डिफाइन कर लिए, A इक्वल टू A1i प्लस A2j प्लस A3k एंड B इक्वल टू B1i प्लस B2j प्लस B3k। तो हम सबसे पहले इनके यूनिट वेक्टर के बीच के प्रोडक्ट को डिफाइन करेंगे। तो पहले हमने लिया I क्रॉस I, तो I क्रॉस I पहले यूनिट वेक्टर I का मैग्नीट्यूड, ये हो गया दूसरे यूनिट वेक्टर I का मैग्नीट्यूड साइन 0, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग है दोनों यूनिट वेक्टर्स I, तो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल होगा, एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल होगा 0, और हमें पता है साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो I क्रॉस I 0 हो गया। इन द सिमिलर मैनर वी कैन से J क्रॉस J एंड K क्रॉस K भी क्या होंगे, 0, क्योंकि इनकी भी डायरेक्शन अपने आप से सेम रहेगी, 0 रहेगी। बट व्हेन वी कैलकुलेट I क्रॉस J तो X और Y के प्रोडक्ट में आएगा Z, इस मेथड के अकॉर्डेंस में। तो I क्रॉस J इक्वल टू K। K हमने पॉजिटिव क्यों लिया, क्योंकि हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। ऐसे ही J क्रॉस K करेंगे तो I आ जाएगा, क्योंकि J और K के बाद कौन सी एक्सिस आ रही है एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में, I। सिमिलरली K क्रॉस I करेंगे एंटी क्लॉकवाइज में तो J आएगा पॉजिटिव, और जब इनकी पोजीशन इंटरचेंज करेंगे तो J क्रॉस I इक्वल टू माइनस K।
एंड सो ऑन। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, अभी हमने पढ़ा था ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। तो इसके हिसाब से देखें तो यदि इन दोनों की पोजीशन इंटरचेंज हुई तो वैल्यू वही रहेगी, सिर्फ माइनस साइन आ जाएगा। तो इन तीनों के ऑर्डर चेंज होने पर माइनस का साइन आ रहा है, राइट। ना बेटा आ जाते हैं हम अपनी फाइनल कैलकुलेशन में, मेन कैलकुलेशन में, कि ए क्रॉस बी को जब हमें डिफाइन करना है तो इनकी हमने आई जे के टर्म्स में वैल्यूज रखी, A1i प्लस A2j प्लस A3k। क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं पढ़ेंगे, क्रॉस पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये वेक्टर मेथड चल रहा है। B1i प्लस B2j प्लस B3k। अब इन 3 का इन 3 से मल्टीप्लीकेशन होगा तो टोटल हमारे पास 9 नंबर्स बनेंगे, ये आ रहे हैं। तो पहले इस A1i को हमने इन तीनों से मल्टीप्लाई करा, तो A1i का B1i से क्रॉस प्रोडक्ट होगा A1 B1 i क्रॉस i। हमने मैग्नीट्यूड्स A1 B1 को अलग लिख दिया और i का i के साथ क्रॉस प्रोडक्ट। फिर ये वाला A1i इस B2j से मल्टीप्लाई होगा तो A1 B2 मैग्नीट्यूड अलग होगा इसके, i क्रॉस j। सिमिलरली A1i और B3k का क्रॉस प्रोडक्ट A1 B3 i क्रॉस k। नाउ अब लेते हैं A2j का, वो इन तीनों से क्रॉस प्रोडक्ट में आएगा A2 B1 j क्रॉस i। इस वाले का इससे प्रोडक्ट A2 B1 j क्रॉस i। फिर A2j का B2j से A2 B2 j क्रॉस j। एंड थर्ड वाले से करेंगे तो A2 B3 j क्रॉस k। ध्यान देना जो पहले आ रहा है वो पहले लिखा जा रहा है, जो बाद में आ रहा है यूनिट वेक्टर वो बाद में लिखा जा रहा है। ऑर्डर हम चेंज नहीं कर सकते, ऑर्डर चेंज करेंगे तो माइनस साइन की प्रॉब्लम आ जाएगी। नाउ थर्ड टर्म A3k का इन तीनों से प्रोडक्ट A3 B1 k क्रॉस i, इस वाले का इससे प्रोडक्ट। फिर A3k का इस j वाले से टर्म से A3 B2 k क्रॉस j। फिर इस A3k का B3k से A3 B3 k क्रॉस k। अब इन 9 टर्म्स को हमने इनकी वैल्यूज पुट करनी है क्रॉस प्रोडक्ट्स की। हमने पढ़ा था i क्रॉस i 0 होता है, तो ये A1 B1 इंटू 0 यानी कि 0 हो गया। ये पहला वाला ब्रैकेट में सॉल्व कर रहा हूं। फिर A1 B2 i क्रॉस j की वैल्यू हमने पढ़ी k। कोई भी थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है तो आप ये वाला फॉर्मूला या ये वाला डायग्राम ध्यान रखेंगे, i j k। एंटी क्लॉकवाइज में तीसरा टर्म आएगा पॉजिटिव साइन के साथ। फिर आ गए थर्ड टर्म में A1 B3 आ गया j क्रॉस k, तो j क्रॉस k सॉरी i क्रॉस k, i क्रॉस k में आ जाएगा माइनस j। यहां पे आ गए A2 B1 j क्रॉस i, तो ये क्लॉकवाइज ऑर्डर में आ रहा है तो माइनस k। ये 0 हो गया क्योंकि j क्रॉस j अपने आप से क्रॉस प्रोडक्ट क्या आता है 0। ये टर्म A2 B3 j क्रॉस k। अब j क्रॉस k कैसे चलने हम एंटी क्लॉकवाइज, तो थर्ड नंबर आ जाएगा i पॉजिटिव साइन के साथ। नाउ दिस थर्ड ब्रैकेट A3 B1 k क्रॉस i की जगह आया j, k क्रॉस i एंटी क्लॉकवाइज मिनल में रह रहे हैं तो थर्ड टर्म आ गया j। ऐसी A3 B2 k क्रॉस j कैसे जा रहे हैं हम, क्लॉकवाइज ऑर्डर हो गया ये, तो थर्ड टर्म आएगा विद माइनस साइन दैट इज माइनस i, और ये वाला टर्म हो गया 0 क्योंकि k क्रॉस k क्या होगा 0। गोइंग फॉरवर्ड यदि हम इनको आपस में एडजस्ट करें तो यहाँ 2 टर्म्स i के, 2j के और 2k के 6 टर्म्स आ रहे हैं टोटल। 9 में से 3 0 हो गए थे, बाकी बची 6 टर्म्स। तो i वाले टर्म्स हमने यहाँ पे लिए। एक i का टर्म ये है A2 B3 और दूसरा i का टर्म ये है माइनस में A3 B2। फिर j वाले टर्म लिए तो मैंने एक स्पेशल रीजन से यहाँ माइनस साइन कॉमन ले रखा है, तो माइनस कॉमन लेने के बाद यहां से बचेगा A1 B3 और दूसरा ये प्लस था तो अपने आप एक माइनस और बन जाएगा माइनस कॉमन लेने से A3 B1। फिर k वाला टर्म पॉजिटिव लेंगे तो इस पॉजिटिव लेने के कारण A1 B2
और दूसरा टर्म आ गया हमारे यहां से माइनस A2B1 है ये A2B1 के। इसको हम इस फॉर्मेट में लिखते हैं और इसको पढ़ते हैं डिटर्मिनेंट। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है डिटर्मिनेंट। इसका सॉल्व करना भी हमें सीखना पड़ेगा। आप ध्यान रखो, इसको हम पढ़ते हैं 3/3, 3 रो 3 कॉलम। ये होती हैं रोज, रो 1, रो 2, रो 3 एंड दीज आर कॉल्ड कॉलम्स। आप मैथ्स में क्लास 12th में इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये इसका इजी मेथड है ऊपर वाले फॉर्मूले का। अब ये ऊपर वाला फॉर्मूला इससे कैसे बनेगा, गौर से आप समझने की कोशिश करना। हमने इस आई के रेस्पेक्ट में इसको सॉल्व कर रहे हैं पहला टर्म के लिए। जिस टर्म के लिए सॉल्व करते हैं, जैसे यहाँ आई लिखा ना, तो इसके साथ की रो और कॉलम को हम छोड़ देंगे। तो इसको हमने छोड़ा तो हमारा ये टर्म भी गया और ये टर्म भी गया। तो हमारे पास क्या बचा, ये 4 टर्म A2 A3 B2 B3। अब इनको हम इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस करते हैं। A2 का B3 से A2 B3, फिर माइनस A3 B2। गौर से समझना बेटा इसको। A2 B3 ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, फिर दूसरा वाला क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ और उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करा। इसके मेथड के अकॉर्डेंस में माइनस साइन आता है। ऑल्टरनेटली प्लस माइनस और प्लस साइन लिए जाते हैं इस मेथड में। तो यहां माइनस का साइन हमने लिया। जब जे वाले के थ्रू एक्सपेंड करेंगे तो जे वाली रो और कॉलम छोड़ेंगे तो हमारे टर्म बचेंगे A1 A3 B1 B3। तो A1 का B3 से प्रोडक्ट A1 B3, इस A3 का B1 से A3 B1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना। जब K के लिए आएंगे तो K वाला कॉलम और रो छूटेगा, तो बचे हुए टर्म्स क्या हो गए हमारे, A1 A2 B1 B2। इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो A1 B2 और फिर इस A2 B1 का सब्ट्रैक्शन। ये इसका शॉर्ट मेथड हो जाता है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो ये हमें ढंग से याद भी हो जाएगा। आज की क्लास में इतना ही।